हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कफ सिरप्स का इस्तेमाल ब्रोंकियल अस्थमा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग ब्रोंकियल अस्थमा में लाभदायक है या फिर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हमें ब्रोंकियल अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझना चाहिए कि ब्रोंकियल अस्थमा होता कैसे है। ब्रोंकियल अस्थमा जिन लोगों में होता है उनमें कुछ खास तरीके के एलर्जेंस यानी कि जिससे एलर्जी होती है, उसकी वजह से 3 चीज़ें होती हैं मुख्यतः। सांस की नली में म्यूकस यानी कि सिक्रीशंस ज़्यादा बनते हैं, सांस की नली में इन्फ्लेमेशन होता है और सांस की नली में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है यानी वो सिकुड़ जाती है। और मेनली ये एक्सपायरेशन यानी कि सांस बाहर निकालते समय ज़्यादा होता है इंस्पिरेशन के मुकाबले में। अगर ब्रोंकियल अस्थमा बहुत सीवियर होता है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी कि सांस की नली का सिकुड़ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इंस्पिरेशन में हवा जाती ही नहीं है और हमें अगर हम स्टेथोस्कोप लगा के देखें तो एयर का इनफ्लो बहुत ही कम होता है। पर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता कि सांस अंदर जाती है, पर जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो सांस की नली इंस्पिरेशन के मुकाबले यानी कि सांस अंदर लेने के मुकाबले में ज़्यादा सिकुड़ जाती है और एयर अंदर ट्रैप हो जाती है। तो एयर अंदर ट्रैप जब हो जाती है तो हम खांसी करके इसको हम एयर को बाहर निकालते हैं। सांस को बाहर नहीं ठीक तरह से निकाल पाएंगे तो जो एयर अंदर ट्रैप हुई हुई है उसकी वजह से चेस्ट में भारीपन लगने लगेगा और कभी कभी पुराने एस्थमेटिक पेशेंट्स में एयर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो लंग में कभी कभी छेद हो जाता है और वो एयर लंग्स के बाहर हमारी जो प्लूरा होता है या आगे जो झिल्ली होती है उसके और लंग्स के बीच में एयर इकट्ठी हो जाती है और जब एयर इकट्ठी हो जाती है तो हमारे लंग्स को दबाने लग जाती है या प्रेस करने लग जाती है, जिससे हमें सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, जिसे हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अब कई तरीके के ट्रीटमेंट ब्रोंकियल अस्थमा में ज़रूरी हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे। हम मेनली कफ सिरप पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जैसे ही खांसी शुरू हो कोई कफ सप्रेसेंट दे दिया जाए जिससे खांसी रुक जाती है। आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। खांसी कई तरीके की होती है। अगर खांसी ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से होती है तो कफ सप्रेसेंट्स जो होते हैं, कफ को दबाने वाले जो सिरप्स होते हैं, वो बजाय फ़ायदा के बहुत नुकसान कर सकते हैं। या कभी कभी वायरल फीवर के बाद भी ब्रोंकियल अस्थमा जैसे फीचर्स आने लग जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी कफ सप्रेसेंट्स नुकसान कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करते हैं। ऐसे समय में हमें ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि जो सांस की नली को चौड़ा करते हैं उनको देना चाहिए। अगर हम कफ सप्रेसेंट देंगे तो वो खांसी को ब्रोंकियल अस्थमा में जो होती है उसे रोक तो देंगे, तो हमारे सिम्टम्स ज़रूर कम हो जाएंगे पर सारे सिम्टम्स मास्क हो जाएंगे। ब्रोंकियल अस्थमा में जो खांसी होती है वो हेल्पफुल होती है कभी कभी, क्योंकि अगर जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो उतना कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा होता है, पर जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो जो एयर ट्रैप जो होती है वो खांसी से निकल जाती है और हमें जो जो हैवीनेस जो चेस्ट में होती है बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। अगर हम यही खांसी को रोक देंगे तो एयर अंदर ट्रैप जो है वो ट्रैप ही रहेगी और चेस्ट में हैवीनेस को बनी रहेगी और ये नुकसान कर सकती है और न्यूमोथोरेक्स पैदा कर सकती है। कुछ कफ सिरप्स जिसमें ब्रोंकोडायलेटर मिले होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कफ सिरप क्योंकि हमारी मानसिकता है कि हमें कफ सिरप लेना है, तो वो वाले कफ सिरप ले सकते हैं जिसमें टर्ब्यूटलीन या फिर सॉल्ब्यूटामॉल होता है। ऐसे कफ सिरप तो ले सकते हैं, पर ऐसे कफ सिरप जो खांसी को दबा देते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। और पुराने ब्रोंकियल एस्थमेटिक पेशेंट में या सीओपीडी के पेशेंट्स में जिनमें खांसी जो है प्रोटेक्टिव होती है एक किस्म से, उसमें अगर हम देते हैं तो बहुत ही नुकसान हो सकता है और न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो कफ सप्रेसेंट्स को कभी भी बिना सोचे समझे यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका यूज़ जुडिशियसली होना चाहिए। कफ सप्रेसेंट्स हम उन केसेस में दे सकते हैं जिसमें इरिटेटिंग कफ है, ड्राई कफ है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं है। आज बस इतना ही। मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।